गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर आपके बीच में हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और सक्सेस मिरर यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को और जो हमारा व्यू बढ़ा रहे हैं, लाइक बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एग्जाम के लिए और मेंस के लिए भी। तो या जो भी अभी एग्जाम आ रहा है जीडी का या कमीशन का, बहुत सारे एग्जाम होने वाला है, दरोगा, सब इंस्पेक्टर, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, तो रेलवे, इन तमाम एग्जाम में जीएस जो सेगमेंट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष ये हमारा टॉपिक होगा, जिसमें जो कमिटियां गठित की गई है और जो उनके अध्यक्ष हैं मेनली यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो संविधान निर्माण के उद्देश्य से जो कमिटी गठित की गई और उसमें जो कुछ प्रमुख समितियां हैं, उस समिति के अध्यक्ष कौन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन मिलता है आपको, क्वेश्चन सेट में आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप पूजा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी न किसी लोगों को जिम्मेदारी आप देते हैं। उसी प्रकार से संविधान का इतना बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो इसको लिखने के लिए संविधान सभा ने अनेक कमिटियां बनाई थी और वो सारे विषयों को लिखने की जिम्मेदारी उन कमिटियों को ऊपर दी गई थी। जब हम लोग फिर से उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फिर से इसका हमारा रिवीजन होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी समितियां बनी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो यहाँ पे सबसे जो पहली समिति हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, यहाँ पर जो अध्यक्ष है संघ संविधान समिति, और ये हम लोग अध्यक्ष का कॉलम देख रहे हैं। और ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पहला जो कमिटी है ये संघ संविधान समिति है। दूसरा यहाँ पर जो कमिटी है संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। संघ शक्ति समिति है ना। तो यहाँ पर दूसरा जो है ना राज्य संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों कमिटी जो है तीनों बड़ी कमिटियां हैं। संघ संविधान समिति है ना, संघ संविधान पूरे यूनियन जो हमारा आज केंद्र है, जो संघ है और हमारा राज्य है, तो संघ के डेवलपमेंट के लिए संघ का कैसे संचालन होगा, इन तमाम चीजों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और मैं जब संविधान निर्माण बता रहा था तो आपको पहले ही बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये भावी प्रधानमंत्री थे देश के, और अंतरिम सरकार मतलब टेम्पररी जो गवर्नमेंट बनाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इसके भी जो उपाध्यक्ष बनाया गया था, मतलब प्रधानमंत्री का जो पोस्ट था वो पंडित नेहरू के पास ही था। तो इन्हीं जिम्मेदारी दी गई थी उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए। और इसके लिए सबसे बड़ी जो कमिटी संघ संविधान शक्ति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। तो इसको थोड़ा सा आप सोचेंगे कि बॉडी लैंग्वेज से कि संविधान को बनाने के लिए सबसे बड़ी कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, पूरे संघ का जो नेतृत्व था और उसके डेवलपमेंट के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए जो कमिटी बनी, उस पर जो नियम बनानी है, उस पर के लिए जो कमिटी बनी, तो ऑब्वियस है कि नेहरू ग्रेट लीडर, तो यही इसके अध्यक्ष थे। फिर यहां देखिए, अगर संघ का संचालन नेहरू कर रहे हैं तो राज्य की भी जिम्मेदारी इनको ही दी गई थी, तो राज्य संचालन की जिम्मेदारी इनको। दूसरी कमेटी थी संघ शक्ति समिति। तो आप देखिए कि सबसे पावरफुल लीडर उस समय, जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उसी तरह से सबसे पॉपुलर और जो पावरफुल लीडर थे, तो इससे आप याद कीजिएगा कि संघ शक्ति समिति। तो ये तीनों आई होप कि आपको याद हो गया होगा, संघ शक्ति समिति। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ में देखिए एक राज्य संचालन समिति है और आगे मेरे को प्रांतीय संचालन समिति, प्रोविलेज रेगुलेटिंग कमिटी मिली हुई। तो वहां पर पटेल है, वल्लभ भाई पटेल। तो वहां से हम लोग याद करेंगे
तो ये तीनों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे वो था वो संविधान संचालन समिति। संविधान संचालन समिति है, संविधान संचालन समिति। क्योंकि भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो जो हमारा जो अस्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद है, सभा का संचालन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी संविधान सभा का ये ऑलवेज होता है कि अगर मान लीजिए आज के डेट में ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उसमें एक कमेटी बनती है, कोई भी संसदीय समिति या कोई भी संचालन समिति, और उसमें अगर अमित शाह जी भी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, निर्मला सीतारमण है, राजनाथ सिंह है, और ऐसे अगर बड़ी कमेटी बनी है और उसमें अगर ओम बिरला को भी शामिल किया गया है तो ये ऑब्वियस है, ऐसी परंपरा है, ऐसा प्रोटोकॉल है कि अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष है तो लोकसभा के अध्यक्ष ही उस संसदीय समिति का अध्यक्ष होंगे। तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे एक इंटरिम लेजिस्लेटिव था, विधायिका थी, अस्थायी विधायिका थी हमारी, जो संविधान को बना के दी और बाद में हमारा संसद अस्थायी विधायिका हुई। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सभा का संचालन राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद हो गया होगा, अगर आप मन से मेरी बातों को सुनेंगे तो बिल्कुल याद हो गया होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूंकि यही सभा का संचालन कर रहे थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान संचालन समिति की भी जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई, संविधान संचालन समिति। दूसरा यहाँ पे नियम व प्रक्रिया समिति, नियम व प्रक्रिया समिति। संविधान सभा को चलाने के लिए और संविधान को लिखने के लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड प्रोसेस की जरूरत थी, और जाहिर सी बात है कि जो अध्यक्ष होगा नियम वही बनाएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, तो संविधान को लिखने के लिए या संविधान की कार्यवाही को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो नियम व प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि ये अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, तो नियम वही बनाएगा। तो फिर देखिए मेरी बातों को समझिए, और यहां पर भी आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नियम और प्रक्रिया समिति के बाद, यहां पर हम लोग आते हैं नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। अब जो रियासत थी, रियासत समिति, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजवाड़े थे, तो जैसा मैं पढ़ा था कि 292 सदस्य संविधान सभा में हमारे प्रांत थे, प्रोविंसेस या जिसको हम राज्य के हैं, तो थे 93 रियासतें थी, जो राजवाड़ों और जमींदारों का इलाका था, है ना, जिसको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो उनकी समस्याओं को लेने के लिए कि जब आप संघ में मिलेंगे तो आपकी स्थिति यहाँ पे क्या होगी, तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाई जाएगी, तो रियासत समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारा हम लोग प्रारंभ से ही पढ़ते थे, और उस समय का जो सारे टीचर जो हम लोग को बताते थे, आज भी वही चल रहा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। और हम लोग को भी सर ने बताया था, आज भी हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो में ट्रिक्स दिया हुआ है। तो रियासत मतलब राजवाड़े, राजा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी राजा लगा हुआ है, यही हमारे राष्ट्रपति बने हैं, तो राजेंद्र में राजा लगा हुआ है। तो राजा से रियासत, राजाओं का जो कमिटी बनेगी उसमें राजेंद्र मतलब राजा ही होंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, वेरी सिंपल, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, पावरफुल लीडर, ग्रेट लीडर, चर्चित लीडर जवाहरलाल नेहरू। संघ की जिम्मेदारी नेहरू को, तो राज्यों की भी जिम्मेदारी नेहरू को। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑब्वियस है कि इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। जो नियम और प्रक्रिया वही बनाएगा जो सभा का अध्यक्ष होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर रियासत समिति की बात करें तो यहाँ पे राजवाड़े हैं, तो राजा राजेंद्र, यहाँ पे भी राजा लगा हुआ है, ये हमारे राष्ट्रपति है मतलब राजा है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए हम लोग इसी को हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये समितियां बनी और उसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा, कभी अध्यक्ष का नाम देगा और बोला जाएगा कि इनकी अध्यक्षता में कौन सी समिति बनी थी। आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कौन कमेटी नहीं थी, एक उसमें आ जाएगा मान लीजिए प्रांतीय संचालन समिति, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो पूरे ध्यान से आपको देखना कि इनकी अध्यक्षता में कौन कौन कमेटी बनी। अब देखिए यहाँ पर एक झंडा समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, जिसको कहते हैं झंडा समिति, या इसको हम लोग ऑब्लिक देखा है राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, ध्वज समिति। इसके भी अध्यक्ष, जो यहाँ पे अध्यक्ष का कॉलम है,
यहाँ पे अध्यक्ष का कॉलम है, यहाँ पे समिति का कॉलम है, समिति का कॉलम। तो इस समिति के अब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ भी याद करना वेरी सिंपल कि 26 जनवरी जब हमारा देश गणतंत्र बना तो पहली बार कौन ध्वज फहराया, कौन थे राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा फहराया राजेंद्र प्रसाद, तो आपको यहाँ पर भी आपको याद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट कमेटी, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट कमेटी। जब हम लोग संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, जब हम लोग संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे तो भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो फिर जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया किस कमेटी की अनुशंसा पर या किस कमेटी की देखरेख में, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष हैं, है ना। अब यहां पर अगर हमने पिछला जब वीडियो देखा था कि सोर्सेस में अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, तो जो ताकतवर व्यक्ति है या ताकतवर कंट्री है वही आपको अधिकार दिला सकता है, वही आपको जस्टिस दिला सकता है। तो जो न्यायिक चीजें थी, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट की बात है तो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया था, ठीक है ना। तो वहां पर कंट्री था। यहां पर अगर देखा जाए तो आपको अधिकार कौन देगा, जो आयरन मैन होगा। तो हम किसे कहते हैं आयरन मैन, तो आयरन मैन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, मतलब फंडामेंटल राइट वही व्यक्ति दे सकता है जो पावरफुल होगा। आई होप कि आपको याद हो गया, क्योंकि आप अमेरिका वाला पढ़े होंगे तो यहां भी आपको याद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एग्जाम में गिरते हैं और यहां पर हम लोग उसी चीजों को एक बार देख रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट कमेटी, मौलिक अधिकार समिति के साथ इनका एक सब कमेटी था, एक सपोर्टिंग या वाइस कमेटी थी। तो इसको भी हम लोग साथ में याद करते चलेंगे। मौलिक अधिकार उप समिति, 2 कमेटी बनी थी, एक बड़ी कमेटी एक छोटी कमेटी। तो मौलिक अधिकार उप समिति को हम लोग देख लें, उप समिति। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आचार्य जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे, कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। तो यहां पर देखिए अगर याद करते हैं आप पटेल के साथ एक टाइटल कृपलानी, जो मेरा है फिर आप अपने तरीके से याद कीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल आपको याद होगा। तो यहां पर आपको याद करना है कि मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटेल के साथ आपको कृपलानी टाइटल याद रखना है। जैसे मैं अभी आगे का वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि हम भारत के लोग की जगह पे आप हम ऑस्ट्रेलिया के लोग याद करते हैं, तो प्रियम्बल का जो वर्ड है याद करना आपको इजिली हो जाता है। उसी तरह से यहां पर आपको याद करना पटेल कृपलानी। तो आपको क्या थिंकिंग करनी है कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बड़ी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट कमेटी बनी, और उनका जो सहयोगी मतलब सब या वाइस कमेटी हम बोले या इसको हम कहें उप समिति, तो पटेल के साथ कृपलानी था। तो पटेल कृपलानी आपको याद करना है। उसी तरह से जो यहां पे अल्पसंख्यक समिति बनी, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी थे, संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक समिति, इनके चीजों को संविधान में लिखने के लिए, इनके प्रॉब्लम को सुनने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए जो कमेटी बनी वो माइनॉरिटी कमेटी बनी, अल्पसंख्यक समिति। और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भाई पटेल। तो फिर यहां पर जो संख्या में कम है, जिनको जरूरत है, जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो कमजोर हैं, तो वहां पर आयरन मैन ही उनको सारे अधिकार दिला सकते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पर अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम है, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति को हम लोग देखें तो यहां पर इनके साथ थे एच.सी. मुखर्जी, हिंदी में लिखते हैं एच.सी. मुखर्जी, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी साहब यहां पे थे, एच.सी. मुखर्जी। तो अल्पसंख्यक उप समिति देखिए यहां पे मौलिक अधिकार समिति में पटेल के साथ कृपलानी आपने याद कर लिया, और जो माइनॉरिटी कमेटी है अल्पसंख्यक समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर आपको करना क्या है, पहले तो थिंकिंग करनी है। एक बार जो हमने बताया है कि जैसे इसको रिकॉल करना है आपको
बिना देखे हुए याद करने की कोशिश करनी है, और एक साइड आप सारे कमेटी को लिखेंगे और दूसरे साइड आप उसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे याद करके अपने स्मरण शक्ति से, कि याद होती नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से आप याद करेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरती है। इसी तरह से एक एक चैप्टर आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, है ना। तो यहाँ पर एस सी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर हमने देखा झंडा समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति में एस सी मुखर्जी, और यहाँ पर फिर अनुसूचित जाति जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एससी, एवं अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पिछड़े थे, जो पिछड़ गए थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, इसी को अगर कहा जाए कि जो डिप्रेस क्लास अगर कहा जाए, इस समिति का अध्यक्ष कौन है, तो भी अगर ट्विस्ट करके देखा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब यहाँ पे देखिए आपको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए भी वल्लभ भाई पटेल। देखिए अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक इनकी समस्याओं को सुनने के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों के लिए अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके भी प्रॉब्लम को सुनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि माइनॉरिटी, एसटी, एससी, इन सब के पर काम करने के लिए जो समितियां संविधान सभा में बनाई गई, उसके डॉक्टर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको याद हो गया होगा सारा चीज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसी पर देखते हैं हम लोग, है ना। और कुछ बना जैसे कार्य समिति, है ना। तो कार्य समिति के मुंशी कन्हैया लाल मानिकचंद मुंशी के मुंशी। तो यहाँ पर भी देखिए, है ना, बहुत सारा आपको ट्रिक्स मिलता होगा कभी कभी। यहाँ आसान है काम कराना, है ना। कार्य संचालन समिति एक था और एक कार्य प्रक्रिया समिति है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्य समिति, मतलब कार्य समिति में के मुंशी, कार्य एवं प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम और प्रक्रिया समिति। लेकिन कार्य समिति जो है वर्क समिति, तो के मुंशी। तो कहीं पर भी अगर कोई बिल्डिंग बनती है, कोई घर बनता है, तो वहां पर जो कार्य कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसको मुंशी कहा जाता है, तो काम मुंशी कराता है। तो इसको भी याद करना आपके लिए आसान होगा। के मुंशी, सॉरी फ्रेंड्स, तो के मुंशी। तो यहां पर आपको याद हो गया के मुंशी। अब यहां पर एक था आवास समिति, लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास समिति भी गठित की गई थी। और यहां पे थे साउथ के लीडर पट्टाभी सीतारमैया। यहां पर भी ट्रिक्स है, काम कराएगा मुंशी, मतलब के मुंशी, काम देखता है साइड पे मुंशी, तो काम कराने का मुंशी। आवास समिति में देखिए, है ना, सीतारमैया। तो सीतारमैया, आप यहाँ पर कुछ भी याद कर सकते हैं कि सीता मैया जंगल में थी, इनको आवास नहीं था, तो सीतारमैया, ये भी आपका एक ट्रिक्स हो गया। तो ऐसे करके आप सारे को याद कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ी कमेटी थी, वो था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो इसे हम ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन डॉक्टर भीम, चूंकि मेरे को पढ़ा हुआ था पहले से, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको मैंने पहले ही पढ़ चुका था डीपली, कि संविधान की प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, है ना। मतलब एक ये हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसे आप लिख भी चुके थे सातों समिति का नाम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, मैं वहां पे आपको बता दिया था, पांडुलेखन समिति, या इसी को हम कहते हैं पांडुलेखन समिति के साथ हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर मसौदा समिति भी कहा जाता है,
पांडुलेखन भी और प्रारूप भी, या और कहें तो प्रारूपण समिति, प्रारूपण समिति, सारे पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। ये प्रारूप समिति हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि 29 अगस्त 1947 को बनी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और 21 फरवरी 1948 को ये प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो ये एक हमारा रिवीजन भी हो गया, इसलिए इसको हम लोग लास्ट में लिखे हैं, क्योंकि इस पर हम लोग डीपली चर्चा किए थे। ये आपका हो गया। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो संविधान का, इंडियन पॉलिटी का हम लेके आए हैं, और वो टॉपिक है प्रियम्बल, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा इसमें थॉट है, मतलब इसमें जो थोड़ा थॉट के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। इसमें हम लोग पहले थॉट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसका हम लोग दो जो इसका वीडियो होगा शॉर्ट जिसमें आप आसानी से इसको समझ सके। तो जो इसका पार्ट 1 है प्रियम्बल का, प्रस्तावना का, इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देन हम लोग इसके जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है जिसे प्रियम्बल भी कहा जाता है, प्रियम्बल। इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल में, प्रियम्बल, प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इसको समझना कि प्रियम्बल है क्या। तो अगर यदि आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, आप मान लीजिए टेक्स्ट बुक लेते हैं कोई, तो उसमें जो लेखक होता है अपने विचारों को, जो इस किताब को लिखने का जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसे वो अपने प्रीफेस में लिखता है, उसको कहा जाता है प्रीफेस। बहुत सारे जो बुक्स भी आप देखेंगे तो उसमें भी प्रस्तावना ही लिखा रहता है प्रीफेस को। तो जो उस बुक का जो उद्देश्य है, जो बनाने का मतलब उसका जो मेन है, उसमें क्या कंटेंट दी गई है, कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए गए हैं, इसका फीचर क्या है ना, ये पूरे चीजों को उसमें लिखा जाता है। मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रियम्बल भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है। ये भारतीय संविधान क्या, पूरी दुनिया के जो संविधान में प्रियम्बल लिखी गई है उसको इसका परिचय कहा जाता है। एक प्रसिद्ध लॉयर है एन पालकीवाला, तो एन पालकीवाला कहते हैं कि ये संविधान का ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रियम्बल। सबसे पहले हम लोग देखें इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट क्वेश्चन आती है। पूरी दुनिया में सबसे पहले पूरी दुनिया में संविधान लिखने का कार्य पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यूएसए ने किया, अमेरिका ने किया। तो अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत की और उसने ही सबसे पहले अपने संविधान की प्रस्तावना में अपने प्रस्तावना को लिखा। पूरे दुनिया में अमेरिका सबसे पहले अपने संविधान की प्रस्तावना को लिखा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना, ये अमेरिका से प्रेरित है। लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है, मतलब ये जो प्रियम्बल है, पहले ही बताया आपको, यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। और जो इसकी जो भाषा है, भाषा जो हम भारत के लोग जो स्टार्ट होती है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसी फैक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जबकि इसकी भाषा, जबकि प्रस्तावना की भाषा हम भारत के लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान निर्माण के स्रोत में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको फिर से रिवीजन है। तो देखिए यहाँ पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये पहले भी पढ़ चुके हैं सोर्स में, फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, चूंकि यहाँ भी हमको बताना जरूरी है। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है पर्टिकुलर हम भारत के लोग, ये आपको पता चल गया होगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज, ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है ना।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का संबंध, प्रस्तावना का संबंध संविधान सभा में, संविधान सभा में 13 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पढ़े गए उद्देश्य प्रस्ताव से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव से है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से है, इसलिए इसे संविधान का आधार कहा जाता है, इसे संविधान का बेस, संविधान का फाउंडेशन, संविधान का आधार भी कहा जाता है, आधार भी कहा जाता है। देखिए, ये संविधान का परिचय है। भारतीय संविधान जो लिखा गया भारत की जनता के द्वारा, या जो हमारे संविधान निर्माता था उनके माध्यम से, तो भारतीय संविधान की जो उद्देश्य है, जो हमारी लिबर्टी है, जो मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारा जो न्याय है, जो हमारा सोशल जस्टिस है, इन तमाम चीज़ों को प्रियम्बल बताता है। जैसे ही हम किसी देश के प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो ये चूंकि इंट्रोडक्शन है, तो पूरा का पूरा संविधान के बारे में हम जान सकते हैं कि इस संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस संविधान की विधायिका कैसी होगी, इस संविधान की कार्यपालिका कैसी है, यहाँ की न्यायपालिका कैसी है, ये लोकतंत्र का सिस्टम या गणतंत्र का जो तमाम चीज़ें, यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है, इन सब के बारे में पता चलता है कि ये जो संविधान है कहीं से आउटसोर्स तो नहीं है ना, ये खुद जनता के द्वारा लिखी गई है, तो ये सब चीज़ आपको पता चलता है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जब संविधान निर्माण के ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव में जब पढ़ा, यही हमारे संविधान का प्रस्तावना या प्रियम्बल का आधार बना। तो इसी चीज़ों को आप एक बार देखेंगे, ये 13 दिसंबर 1946 का डेट, ये हमारा जो 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था। फिर से एक बार देखेंगे, और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान की भावी योजनाएं, जो फ्यूचर की हमारी प्लानिंग थी अपने देश का और संविधान का, जो हमारी पॉलिसी थी, जो हमारी नीतियां थी, इसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये है, इसलिए इसे संविधान का फाउंडेशन, इसे फाउंडेशन या बेस भी कहा जाता है, इसे संविधान का बेस या फाउंडेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर भारतीय संविधान की बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी। तो चलिए, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बेस है भारतीय संविधान का, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है, इसमें हमने देखा कि यूएसए से ली गई है, ए लिया गया है। इस प्रियम्बल को कुछ पॉइंट्स अब देखेंगे। इसे भारतीय संविधान की फिलॉसफी, दर्शन, भारतीय संविधान की कुंजी मतलब की मतलब चाबी, इसे भारतीय संविधान की आत्मा, सोल, इसे भारतीय संविधान का दर्पण मतलब मिरर, अभी हम लोग चर्चा किए, इसे परिचय कहा जाता है, परिचय इंट्रोडक्शन, इसे भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान का दर्शन कौन, तो प्रियम्बल। भारतीय संविधान की की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल है हमारी। सोल किसे कहते हैं भारतीय संविधान का, आत्मा, हृदय, तो ये भी आंसर आपका प्रियम्बल ही होगा। और अगर हम दर्पण अगर कहें कौन है भारतीय संविधान का, ये होगा। और इसके बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। अब देखिए, इसे दर्शन क्यों कहा जाता है, इसे भारतीय संविधान का दर्शन या इसे मिरर क्यों कहा जाता है। अभी तक हम लोग जो पिछला वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारतीय संविधान कैसे कैसे बना। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, संविधान नहीं थी, फिर कैसे कैबिनेट मिशन प्लान आई, संविधान सभा का गठन किया गया, देन धीरे धीरे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो अब क्या है ना कि फर्स्ट पेज मतलब संविधान का जो संविधान बनाने वाले मेरे निर्माताएं थे, उनका फिलॉसफी क्या था, उनके दर्शन, थॉट क्या थे, इसीलिए इसे दर्शन कहा जाता है। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अभी तक संविधान बनाने की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम संविधान का जो फर्स्ट चीजें जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो प्रियम्बल है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, अगर कभी भी किसी भी देश के संविधान को समझने में अगर उनके पॉइंट्स को आप नहीं समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल को पढ़ना होता है। और जैसे ही आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं
और अगर कहीं पर भी आपकी कोई कंफ्यूजन है उस संविधान से रिलेटेड, तो प्रियम्बल को पढ़ने के बाद वो कंफ्यूजन या वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। इसलिए संविधान का मतलब जो कुंजी है, चाबी, मतलब जैसे ताला में अगर प्रॉब्लम है और चाबी से हम उसको खोलते हैं तो इसे की, इसे कुंजी कही जाती है। पूरे संविधान का ये निचोड़ है, जिस्ट है ना, तो इसे हम आत्मा कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, जब आत्मा की बात आती है, अगर पूरे संविधान की आत्मा की बात होगी तो प्रस्तावना होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी का डायलॉग है ना, या अगर किसी का वक्तव्य शामिल कर देगा कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसे कहा गया है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा पूरे संविधान की आत्मा, तो हमारा प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा ये हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा प्रियम्बल है। लेकिन अगर यहां पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, अंबेडकर ने किसे, ये बार बार क्वेश्चन आता है इसलिए एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, तो अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो ये आपको शायद आंसर पता हो गया होगा। संविधान किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो इसमें आत्मा कहाँ है, तो यहां पर अनुच्छेद 32 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 32, तो 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। अगर स्टेटमेंट अगर पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की सोल, हार्ट कहा है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32। इस पर हम लोग बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है 32, मतलब संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार जो है, इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जान जाइए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा अगर क्वेश्चन आएगी जिसमें किसी का नाम नहीं है, तो आपका आंसर यहां पर हम बार बार इसलिए फोकस करें कि बार बार क्वेश्चन आ जाती है, तो ये आपका प्रस्तावना है ना। उसी तरह से इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए, और बेस चूंकि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, इसे संविधान का आधार कहा जाता है। तो यहां पर आपका एक क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज और जो हमने पहले कहा कि ये थॉट है, और थॉट को आपको समझना होगा। अब यहां पर एक चीज हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि जिस भी सब्जेक्ट का अगर संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुसूची या भाग में अगर मेंशन होता है, मेनली आर्टिकल में अगर उसका मेंशन है, तो उसे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, उसे संविधान का संवैधानिक भाग कहा जाता है। लेकिन संविधान में तो कुछ चीजें हैं, बट उसका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब असंवैधानिक भाग होता है। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जांपल से जो बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग, आराम से हम लोग देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को देखें हम लोग। यहीं पर हम लोग देखें निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग को हम लोग देखें, निर्वाचन आयोग। यहीं पे हम लोग देखेंगे वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन, और यहीं पे देखेंगे वित्त आयोग के बाद योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग हो गया है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना बार बार पूछा गया है, तो अब देखिए यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 315 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये 324 में है, और जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये 280 में है। और योजना आयोग का किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए असंवैधानिक है। और यहां पर आपको ये देखना होगा कि प्रियम्बल भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा, ये सारा चीज होते हुए भी ये संवैधानिक भाग नहीं है। तो हमारा जो प्रियम्बल है संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक अंग नहीं है। क्यों? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, मतलब आर्टिकल में मेंशन नहीं है, अंग नहीं है। क्योंकि आप लिखते भी चलेंगे, क्योंकि इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। किसी अनुच्छेद हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो पहले भी वीडियो में आप पूरा इस पर हम लोग विस्तृत पढ़ चुके हैं। किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया। अब देखिए
कितना इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन जो है इसका वर्णन किसी अनुच्छेद में नहीं है, अनुच्छेद में नहीं किया गया है, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल से बताया कि संघ लोकसभा आयोग का 315 में, निर्वाचन आयोग का 324 में, फाइनेंस कमीशन 280 में हम लोग पढ़ेंगे। योजना आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है, बट इसे किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, असंवैधानिक है, इसलिए इसको हम संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक अंग नहीं मानेंगे। और एक एग्जांपल से इसको आप समझ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पद के बारे में आप देख लीजिए, पदों के बारे में यहां पे पीएम, प्रधानमंत्री का वर्णन 75 आर्टिकल में है। जो भी हमारी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो हमारा मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, इसका वर्णन 74 में है। और जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, एजी, महान्यायवादी का वर्णन 76 में है। लेकिन अब यहीं पर अगर एक आ जाए डिप्टी पीएम, या यहीं पर महान्यायवादी के साथ एक आ जाए सॉलिसिटर जनरल, एसजी, सॉलिसिटर जनरल, तो देखिए जो सॉलिसिटर जनरल है एसजी, इसका मेंशन किसी भी आर्टिकल में नहीं है। और यहां देखिए डिप्टी पीएम जो है ये राजनीतिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है। तो आपसे जब क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका संविधान में मेंशन किया गया है, तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, जो नहीं है तो अगर सॉलिसिटर जनरल का ऑप्शन होगा। चूंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के वर्क में, अटॉर्नी जनरल के काम में हेल्प करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी तरह से जब गठबंधन की सरकार बनती है या किसी दल में दो मजबूत लीडर होते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए प्रधानमंत्री तो होगा ही जो सबसे पॉपुलर है, उसके साथ डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री का भी वर्णन किया जाता है। लेकिन आप जाने उप प्रधानमंत्री का मेंशन किसी अनुच्छेद में नहीं है, तो इसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहेंगे, इसे भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। एक क्वेश्चन 3, 4, 5 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो उसी तरह से संविधान में हमारा प्रस्तावना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बाद भी संविधान का संवैधानिक भाग नहीं है, इसी को हम लोग यहां पे चलते हैं, संवैधानिक भाग नहीं है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और यहां पर आपको समझना है कि जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जैसे तो वो मेरा ऑपरेटिव पार्ट होगा, मेरे बॉडी का अगर कोई भी पार्ट मेरे बॉडी से जुड़ा हुआ है तो मेरा ऑपरेटिव पार्ट है। लेकिन मान लीजिए हम जयपुर फूट लगाए हुए, पैर मेरा जयपुर फूट है, तो ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट है, इसमें हम किसी प्रकार का ऑपरेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसी में ऑपरेट करेंगे, संशोधन करेंगे, है ना। तो उसी तरह से अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब यहां देखिए, क्या प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्सेप्ट और थॉट को आपको समझना जरूरी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं कहीं संविधान में थॉट है, तो मैं उसका डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, चूंकि इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है। यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क राइज किया, यहां पर फिर करते हैं क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि संविधान का संरक्षक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो अब यहां पर यह संविधान का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है, एक संरक्षण है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब जब एक क्वेश्चन आया कि क्या प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, अब देखिए यहां पर अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी भी पार्ट में अगर संशोधन करना है तो आपको देखना यह होता है, आपको यह देखना होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अगर आपको, या इसका मेंशन प्रियम्बल में है कि नहीं। फिर से सुनिए एक बार, अगर संविधान के किसी भी विषयों को आपको संशोधन करने की जरूरत होती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंज करने की जरूरत होती है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बल में। और अगर यदि चूंकि प्रियम्बल संविधान का निचोड़ है, प्रियम्बल संविधान का आधार है, सोल है, वहां पर हमने देखा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने
प्रियम्बल में उस सब्जेक्ट को मेंशन किया है कि नहीं। जैसे हमारे संविधान में अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 31 को देखिए और आर्टिकल 19 क्लाउज F को देखिए। इस आर्टिकल में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, संपत्ति रखने का अधिकार था, तो संपत्ति रखने का अधिकार है 31 में। और यहां देखिए 19 क्लाउज A में जो हमारा प्रॉपर्टी है, संपत्ति रखने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता दे दी गई कि भैया आर्टिकल जो 31 है इसमें कहा गया कि भैया आप प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आप रख सकते हैं, ये अधिकार है आपका, आपको प्रॉपर्टी रखना आपकी फ्रीडम होगी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या था कि हमारा जो धन है, पूरे देश का जो धन है, ये इसका सेंट्रलाइज हो रहा था, केंद्रीयकृत हो रही थी, इसका एक जगह सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, केंद्रीयकृत। जो हमारे देश का धन है, जो हमारा धन है, वो सेंट्रलाइज हो रहा था, एक जगह सेंट्रलाइज हो रहा था, मतलब एक जगह केंद्रीकृत हो रही थी। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारा ब्लड है, ये हमारे नाखून से लेकर के हमारे हेयर तक फ्लो करता है, तो ये डिसेंट्रलाइज है, इसको हम कहते हैं विकेंद्रीकृत। लेकिन अगर यही ब्लड का फ्लो अगर यहां पर आकर के स्टोर हो जाए, यहां पर आके थक्का बन जाए, तो हमारे यहां स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगी और यहां पर हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। उसी तरह से धन जो हमारे देश का है, ये कुछ खास लोगों, जो 10-15 जो धनी कंपनियां हैं या जो घराने हैं, उनके पास केंद्रित है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, गोयनका, जो भी इस तरह के लोग हैं उनके पास है। बाकी जो धन हमारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। तो इसे विकेंद्रीकरण करने के लिए, धन का जो हमारा देश का जो रूल्स है, इसे विकेंद्रीकरण करने के लिए, विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से अब हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत थी। और समाज में एक संविधान की प्रस्तावना में संविधान में हमें जब चेंज करना था, तो यहां पर इस तरह का हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा था। उस समय का ही सिचुएशन थी, लेकिन जब इसे डिसेंट्रलाइज करना था धन को, तो अब मेरे को एक समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाना था, और हमारे प्रियम्बल में समाजवाद कहीं भी नहीं था। तो अब यहां पर कि जो प्रॉब्लम आती है कि पहले अब मेरे को प्रियम्बल में संशोधन करना है, प्रस्तावना में, देन मेरे को उसके बाद मेरे को वहां पे संशोधन करना है जहां पे इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये बिल्कुल है कि क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रक्षक बनाया गया है और कहीं पर भी समाजवाद नहीं लिखी गई है। धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तब हमें क्या करनी थी, हमें अब मेरे को संशोधन की जरूरत थी। और जब संशोधन की मेरे को जरूरत हुई, तो इसके लिए जब मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो बेरुवारी जो बंगाल का एक जगह है, बेरुवारी केस हुआ, एक मामले, एक केस, या इसको कहते हैं वाद। एक केस हुआ 1960 में, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, लेकिन यह संवैधानिक अंग नहीं है, इसलिए हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, बेरुवारी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता कब हुआ था, तो 1960 में। ये बेरुवारी जो केस हुई, जो प्रियम्बल से रिलेटेड था, इसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है ना, प्रस्तावना, ये संविधान का पार्ट तो है, एक अंग है, लेकिन यह संवैधानिक अंग नहीं है। इसलिए यह ऑपरेटिव नहीं है, संशोधित नहीं है। इसे रिजेक्ट कर दिया, संशोधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बेरुवारी केस में कहा गया, जो 1960 में हुई, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है, पार्ट है, लेकिन ये संशोधित अंग नहीं है, इसलिए आप संशोधन नहीं कर सकते। आपको याद हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं कि जब भी मेरे को कहीं संशोधन करने की जरूरत होगी, तो सबसे पहले प्रियम्बल का सहारा लिया जाता है। लेकिन चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब फिर से, चूंकि वहां पर मेरे को चेंज करना बहुत जरूरी था,
समाजवाद का कॉन्सेप्ट मेरे को लाना था अपने देश में, इसलिए फिर से केस हुई केशवानंद भारती, ये बहुत फेमस है, केशवानंद भारती बनाम वर्सेज केरल राज्य केस, ये हुई, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता कब हुई, तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, जो 1973 में हुई, 1973 में, है ना। तो ये भी प्रियम्बल में चेंज करने से रिलेटेड था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया कि आप प्रस्तावना में, आप मीन्स संसद प्रस्तावना में चेंज कर सकती है, अमेंड संशोधन कर सकती है, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका मूल ढांचा है, उसमें बिना किसी क्षति पहुंचाए हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो 1973 में हुई, और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रियम्बल में आप चेंज कर सकते हैं संसद को, लेकिन इसके मूल ढांचे में, है ना, आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। मतलब केरल राज्य केस में न्यायालय ने निर्णय जजमेंट दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, थोड़ा एक फैक्ट नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाद हम लोग का यहां पे कॉन्सेप्ट शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना विदाउट एनी हार्म, क्षति पहुंचाए बिना। देखिए यहां पे, इसको समझिए, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना में हम 93 में केस हुआ है, याद रखिए 73 में, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में, देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप क्षति पहुंचाए बिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, और ये आगे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगा, इसको हम पार्ट 2 में किए। जैसा कि आपको क्लास के प्रारंभ में मैंने बताया कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा ट्विस्ट करके, तो यहाँ पर आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सीरियस स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे क्लास होती है जिसमें बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका बहुत ही गोल्डन टाइम है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को हिट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक ही वीडियो बनाया प्रस्तावना का, और आगे देखिए कि कैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के बाद जो जजमेंट आता है, संसद इसमें जब यह निर्णय आ जाता है तो 42वां संशोधन करेगी 1976 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार जो संशोधन हुआ प्रियम्बल में, समाजवाद जो सोशलिस्ट है, अखंडता, इंटेग्रिटी और सेकुलर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, इसमें समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष को इसमें जोड़ेगी। और उसके बाद 44वां संशोधन होगा, और जो मैंने यहां पर बताया था कि 31 में जो संपत्ति रखने का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति वाली जो चीजें हैं, और 19 क्लाउज एफ में जो स्वतंत्रता है संपत्ति रखने की, इसको यहां से रिमूव किया जाएगा 78 में, 1978 में, है ना, और रिमूव कर दिया जाएगा, और इसे 300 क्लाउज ए में जोड़ा जाएगा। और अब संपत्ति रखना एक लीगल राइट होगा, एक विधि अधिकार होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू। और जैसा मैंने कहा था, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू।